पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। अरे नहीं लैरी डार्लिंग, बस तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का यकीन दिला दो, मैंने कहा, और लैरी कोई ने अपनी ज़िंदगी का यकीन दिलाने के लिए अपना नर्मो नाजुक हाथ मेरी कलाई पर रख दिया और मैं अंधों की तरह से टटोलने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, हो तो वही, लेकिन कहाँ मर गई थी? ओहो, तुम नाराज़ हो? और लैरी ने कहा, जी नहीं, मेरी खुशियों की इंतहा नहीं है। बड़े दिन आपने मुझे आज़ादी बख्श दी। मैं कहता हूँ कि होटल से कहाँ चले गए थे तुम लोग? होटल से क्यों, हैडन विलेज की रिहाइशगाह से क्यों नहीं पूछते? चलो वहीं से बता दो। 4 दिन पुलिस की तहवील में रहे थे और पुलिस हमसे हमारे बारे में मालूमात हासिल करती रही थी। फिर न जाने कहाँ से उसे हमारे बारे में कुछ गलत सुनगुन मिल गई और हमें लाकअप तोड़कर भागना पड़ा। डैडी के हाथों 3 पुलिसमैन हलाक हो गए और उसके बाद तुम समझ सकते हो कि हमें कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। वो तो शुक्र था कि हम लोग हल्के से मेकअप में थे और मेकअप तब्दील करने के बाद अपने असली शक्ल में आ गए, जिसकी वजह से बच गए, वरना और मैंने गहरी सांस ली और काफ़ी की प्याली दोबारा उठाकर होंठों के करीब कर ली। लेकिन पिछला तजर्बा नहायत तलख था, इसलिए इस बार जल्दबाजी का सबूत ना दिया। लैरी कहने लगी, फिर हम तुम्हारी तलाश में सरगर्दा रहे। होटल को तो फ़ौरन ही छोड़ना पड़ गया था क्योंकि अब वहाँ हमारी मौजूदगी ख़तरनाक हो सकती थी। पेरिस के गंदे से महल्ले में क़याम किया और फिर मुसलसल तुम्हारी तलाश मसरूफ़ रहे। डैडी का कहना था कि तुम एक ज़हीन आदमी हो, उस वक़्त मिलोगे जब ख़तरात टल चुके होंगे। वैसे डैडी को तुम्हारी कार्रवाई की मुकम्मल रिपोर्ट मिल चुकी है, यानी ये कि तुमने लायल ब्रोडी को वहीं हलाक कर दिया था, जो शीन का आदमी था, और उसके बाद वहाँ से निकल गए थे। लेकिन जैमस पोकर वगैरह हमें दस्तयाब नहीं हो सके। सिर्फ एक बात का जवाब दे दो डेरियर मून, क्या फ़िल्म तुम्हारे कब्ज़े में है या वह तुम्हारे हाथों से निकल गई? ये सवाल बड़ा सनसीखेज़ हैसियत का हामिल था। एक तरफ लेसी जैन ग्रोजर थी और दूसरी जानब लैरी कोइन। दोनों ही फिल्म की जायज़ हकदार थी क्योंकि दोनों ही मुझे काकटेल पिला चुकी थी। फैसला ये करना था कि कौन सी काकटेल ज़्यादा पुरलुत्फ़ रही या मेरा मुस्तकबल दोनों में से किसके हाथों में ज़्यादा महफूज है। और ये फ़ैसला फौरी तौर पर कर लेना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि फौरी फ़ैसला भी ज़रूरी था। लैरी कोइन मेरी सर्द मोहरी से कुछ बेचैन सी नज़र आ रही थी और जब बेचैनी से बर्दाश्त न हो सकी तो उसने कहा, मून, मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम कुछ परेशान हो गए हो। क्या बात है कि मुझे नहीं बताओगे? मैं अभी तक तुम्हारे वजूद पर ही यकीन नहीं कर सका लैरी, और तुम इस तरह मुझसे मिली हो कि जैसे मेरा यहाँ मिल जाना तुम्हारी तवक्का के मुताबिक हो। इसकी वजह बताओ पहले मुझे। तअज्जुब है मून, ये बात हम लोग अच्छी तरह जानते थे कि तुम पेरिस में ही हो और यकीनन हमारी तलाश में सरगर्दा होगे। हम अगर उलझनों का शिकार ना होते तो तुम्हें पहले ही तलाश कर लेते। मैं इत्तफाक़ी तौर पर यहाँ निकल आई थी, लेकिन मेरा मिशन तुम्हारी तलाश ही था, और तुम्हें इस जगह देखकर मुझे जिस कदर खुशी हुई, तुम्हारी सर्द मोहरी ये खुशी कम कर रही है। मैंने गहरी निगाहों से लैरी कोइन का जायज़ा लिया और बिल आखिर लैसी को खुदा हाफिज़ कह दिया। हाँ, लैसी जेन ग्रोजर ज़्यादा शातिर थी, जबकि लैरी कोइन अभी जुर्म की दुनिया में नई दाखिल हुई थी और इतनी ज़्यादा पुख्ता नहीं हुई थी। बाद में ये फ़ैसला करूँगा कि मुझे क्या करना है। फ़िलहाल तो वो फ़िल्म मेरे लिए वबाले जान बनी हुई थी। लैरी के हवाले करता या लैसी के हवाले बात एक ही थी। वैसे बाज़ मामलात में लैरी लैसी से बेहतर थी क्योंकि लैसी ने ये शर्त भी आयद कर दी थी, बल्कि अपने तौर पर यकीन कर लिया था कि मैं उसके ग्रुप में शामिल हो गया हूँ, जबकि लैरी कोइन के यहाँ गुंजाइश थी। लैसी ग्रुप में शामिल होने का मतलब ये था कि शीन से बराह रास्त मार कर आई रहे और मैं उस जैसे ख़तरनाक आदमी से भिड़ना नहीं चाहता था, जबकि लैरी के हवाले से ये फ़िल्म करने के बाद भी वही सब कुछ कर सकता था जो मेरे ज़हन में था, यानी राह फ़रार। ठीक है, और मुझे इन्हीं की मदद करनी चाहिए, लेकिन ये रकम का मामला। बज़ाहिर मिस्टर लैरी किंग भी जुर्म की दुनिया के शरीफ आदमी नज़र आते हैं,
मुमकिन है कि उनकी नीयत मेरी रकम पर ख़राब ना हो। बहर तो जो कुछ होगा देखा जाएगा। और मैंने आखिरी फ़ैसला कर लिया और उसके बाद वीटर को बुलाकर काफ़ी का बिल भी अदा कर दिया। और फिर मैंने लैरी से पूछा, तुम्हारा क़याम इस वक्त कहाँ है? मैंने कहा ना कि हमने अपने लिए एक अलग जगह बना ली है जो शुबे से पाक है। मिस्टर किंग वहाँ एक बहुत ज़्यादा बूढ़े आदमी की हैसियत से रह रहे हैं और मैं उनकी बेटी उनके साथ रहती हूँ। पड़ोसियों से हमारी कोई तल्लुकात नहीं और होने भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि हम इंतहाई संगीन हालात का शिकार हैं। चलो बाहर चलो, मैंने कहा और लैरी कोइन के साथ बाहर निकल आया। उसकी गाड़ी बाहर मौजूद थी और मैंने उसे कलीसिया नोटर डेम चलने के लिए कहा और तज्जब से वो मेरी सूरत देखने लगी। इस वक्त मैं तमाम एहतियात बलाए ताक रखकर ख़तरा मुँह लेने पर तैयार हो गया था। ऊँट किसी करवट तो बैठे और मुझे ये एहसास तो हो कि अब वो फ़िल्म मेरे पास या मेरी तहवील में नहीं है। चुनाचा बस ज़हन को चढ़ गई और मैं लैरी के साथ कलीसिया नोटर डेम पहुँच गया। लैरी हैरान ज़रूर थी, लेकिन ये बात जान गई थी कि यहाँ आना फ़िल्म ही के सिलसिले में है। मैंने धड़कते दिल के साथ उस हिस्से में कदम रखा जहाँ मैंने फ़िल्म महफूज की थी। लैरी कोइन मेरे साथ थी और फिर मैंने बसीदा मुजस्मे में हाथ डालकर टटोला और मेरी आंखें पुरसकून अंदाज में बंद हो गई। मेरी महफूज करदा अशिया वहीं मौजूद थी और मैंने उन्हें वहाँ से निकाल लिया। फ़िल्म का रोल मैंने लैरी के हवाले किया तो उसके हाथ काँप रहे थे और आंखों में मसरत की झलकियाँ थीं। जब हम कलीसिया नोटर डेम से वापस पलट रहे थे तो लैरी ने लरजती हुए आवाज़ में कहा, हमारे इस पहले सौदे की तकमील रेड स्नेक की साख बहाल कर देगी और मेरी दरीना आरज़ू पूरी हो जाएगी। आह मून, और तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है मैं अल्फाज में इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। काश मैं तुम्हारे शयान शान कोई सिला दे सकूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कार सफ़र करती रही और फिर पुराने पेरिस के एक बसीदा इलाके में पहुंचकर लैरी कोइन ने कॉल बेल का बटन दबाया और जवाब में कांपते हुए बदन वाले बूढ़े ने दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन मुझे देखते ही उसकी जिस्मानी क़ुव्वतें बहाल हो गईं और अपनी उम्र से तकरीबन 25 साल पीछे चला गया और वो दौड़कर मुझसे लिपट गया था। मैं तो उसे पहचान नहीं सका क्योंकि वह मेकअप में था, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया था। बूढ़े के हलक से मिस्टर लैरी किंग की आवाज़ ही बुलंद हुई। मुझे यकीन था कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे। क्यों लैरी, क्या तुम मेरे इस तजर्बे को चैलेंज कर सकती हो? नहीं डैडी, आप मिस्टर मून पर जिस कदर एतमाद था वाकई वो काबिल हैरत है, लेकिन इस एतमाद के सिलसिले में मिस्टर मून का जवाब उससे भी ज़्यादा हैरतनाक है। बहर तौर मैं अभी इस दुनिया को पूरी तरह समझने के काबिल नहीं हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता समझ लूँगी। अलबत्ता वो तरकीब आप मुझे ज़रूर बताइए जिसके तहत लोगों को उस अंदाज में परखा जा सकता है। दरवाज़ा बंद करके हम लोग एक छोटे से कमरे में दाखिल हो गए। फ्लैट में 5 कमरे थे, लेकिन सब के सब छोटे। ताहम पेरिस जैसे शहर में यह जगह बड़ी अहमियत की हामिल थी। एक कमरे में बिठाकर मिस्टर किंग मुझसे मेरी खैरियत दरियाफ़त करने लगे और लैरी ने इंतहाई मसरत के साथ फ़िल्म उनके हवाले कर दी। मिस्टर किंग ने अपने चकराते हुए ज़हन को संभालने के लिए हाथ की हथेली माथे पर रख दी थी और देर तक आंखें बंद किए रहे और फिर उन्होंने फ़िल्म उठाकर देखी और अपना हाथ मेरे बाजू पर रख दिया। ये मेरी गर्दन पर तुम्हारा इतना बड़ा एहसान है मून कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। यही वह फ़िल्म है जिसे हासिल करने के लिए ना जाने कौन कौन सरगर्दा था, लेकिन आपके इत्मीनान पर मुझे हैरत थी मिस्टर किंग। ना जाने आप इतने सुकून से कैसे मेरी वापसी का इंतज़ार करते रहे, और मज़ीद हैरत मुझे खुद पर है कि मैं किस तरह आपके पास वापस पहुंच गया। तुम्हें वापस तो आना था डियर मून, और तुम्हें यकीनन वापस आना था। ये हो ही नहीं सकता था कि तुम वापस ना आओ। एतमाद और तजर्बा भी कोई चीज़ होती है। मैंने दिल में सोचा कि माय डियर लैरी किंग, इसीलिए तुम मशीन के कैदी बने रहे थे कि तुम्हें अपने तजर्बे पर नाज था। चंद घंटे और लेट हो जाते और मुझसे मुलाकात करने में तो तुम्हारी गर्दन में सिर्फ तजर्बे का ढोल लटका रह जाता, जिसे बचाने की कोई चीज़ भी तुम्हारे पास ना होती। मगर खुशबख्ती जिसका साथ भी दे जाए वो लैसी का साथ नहीं दे सकी थी। ताहम मिस्टर किंग को सुनाई जाने वाली कहानी में ये अल्फाज शामिल नहीं थे कि मैं वो फ़िल्म लैसी को देने के लिए तैयार था, और मैंने लायल ब्रोडी की मौत के बाद उससे अपने फ़रार पर एक्शन के चुंगल में जा फंसने की कहानी, और उसके बाद अपना अगवा शीन के कब्जे में पहुंच जाना, और लैसी जीन ग्रोजर की आमद, और फिर उसका ड्रामा, और उसके बाद से अब तक की तमाम तफसील मिस्टर लैरी किंग को दी और फिर हतमी लहजे में कहा, मैं किसी सिलसिले में अब एक कदम भी उठाने के लिए तैयार नहीं। जो कुछ मैं कर चुका हूँ वो आपको बता चुका हूँ मिस्टर किंग, और उसके बाद मैं मुकम्मल आराम चाहता हूँ। इस बात से कौन इनकार करता है? फ़िलहाल ये फ्लैट महफूज जगह है, किसी का तसव्वुर भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दो
और इन 2 दिनों में तुम लैरी के साथ यहीं क़याम करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अब लैरी के भी बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यही रहो और मैं फ़िल्म के सौदे की तकमील करके रेड स्नेक का ऐलान कर दूँगा। तुम्हारी तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं जाएगी, और अगर जाएगी भी तो वह तुम्हें रेड स्नेक का आदमी समझेंगे। अरे वाह, क्या खूबसूरत तरीके से इस काम का आगाज़ हुआ है। क्या तुम दोनों अब मुझे इजाज़त दोगे? ओके डैडी, लैरी कोय ने पुरमसरत अंदाज में कहा। उन दोनों में से किसी ने मेरे हाथ में दबे हुए इस बैग के बारे में नहीं पूछा था, जिसे मैं इस वक्त बहुत बड़ी दौलत पशीदा थी, और मैंने उसे ऊपर वहीं एक तरफ रख दिया। बहरत और मोहब्बतें अपनी जगह और कारोबार अपनी जगह, और उसके बाद मैं लैरी की मोहब्बतों के साए में सांस लेने लगा। जो कुछ वह मेरे लिए कर सकती थी वो इन दिनों में करती रही थी, और मैं भी दुनिया माफिया से बेखबर होकर उस गंदे से फ्लैट में अपने आप को जम कर चुका था कि कम अज़ कम ये खाला शहादत की खोली से लाख दर्जे बेहतर था, और मैं दौलत के अंबार पर बैठा हुआ था। क्या ही सुकून की चीज़ है ये शय भी। खर्च करो या ना करो, पास हो तो उम्र बढ़ जाती है, और ना हो तो ज़िंदगी के बहुत साल छोटे छोटे नुक्तों में तब्दील होकर मुंतशिर होते रहते हैं, और यूँ लगता है जैसे उम्र सिर्फ गुजारने की शय है। तीसरी रात मिस्टर लैरी किंग वापस आए तो उनका चेहरा जोश मसरत से सुर्ख हो रहा था। उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि फ़िल्म का सौदा मुकम्मल हो चुका है और कल सुबह उसकी तकमील हो जाएगी। उसके लिए हमें कोई कावश नहीं करनी होगी, और दूसरे दिन के लिए उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम बता दिया। वो रात ही को चले थे, और प्रोग्राम के मुताबिक हमने पेरिस के एक मारूफ होटल में उनसे मुलाकात की। मिस्टर लैरी किंग सिगार पीते हुए एक आरामदाह कुर्सी पर दराज हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और उनके अंदाज में बड़ा सुकून था। कहने लगे कि रकम हासिल हो गई है, और मेरे दोस्त मून, तुम्हारे हिस्से की एक बहुत बड़ी रकम मेरे पास महफूज है। इस सौदे की तकमील के बाद यूँ समझ लो कि रेड स्नेक अपने वक़्त की ज़बरदस्त अहमियत हासिल कर चुका है, और चंद ही दिनों के अंदर अंदर तुम बेशुमार अखबारात में उसका नाम देखोगे, और ये सब कुछ तुम्हारी मदद से हुआ है। मैं इस बात का दिल से एतराफ़ करता हूँ। हाँ, अब मुझे बताओ कि तुम आइंदा क्या प्रोग्राम रखते हो। अगर हमारे साथ शामिल रहकर रेड स्नेक की इज़्ज़त बढ़ाते रहो तो हम तुम्हारा दिली शुक्रिया अदा करेंगे, और अगर इससे छुटकारा हासिल करके कहीं जाने के ख्वाहिशमंद हो तब भी तुम्हारी मदद की जाएगी। यह हमारी जिम्मेदारी है। मेरे कुछ बोलने से पहले लैरी कोइन बोल उठी। नहीं डैडी, मून कहीं नहीं जाएंगे, और अगर ये जाने की कोशिश भी करेंगे तो क्या हम इन्हें जाने देंगे? रेड स्नेक ने नई ज़िंदगी पाई है, और अगर मून रेड स्नेक को बेबसी की मौत मारना चाहते हैं तो फिर भला इन्हें कौन रोक सकता है? क्यों मून, क्या तुम्हें हमारी खुशियाँ अजीज़ नहीं हैं? मैंने दिल ही दिल में सोचा कि बीबी, सबसे अजीज़ तो मुझे अपनी खुशियाँ हैं, लेकिन क्या करूँ, और मेरा कुछ भी मेरा अपना नहीं है। ज़ाहिर है कि तुमसे लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम मैंने मिस्टर किंग से इतना ज़रूर कहा, वैसे तो आप लोग जो भी पसंद करेंगे मुझसे इख्तलाफ नहीं, लेकिन क्या अब मेरे लिए पेरिस में रहना मुमकिन है? बिलाशुबा मुझे आप सब की दोस्ती और सहारे हासिल हैं, लेकिन दुश्मनों की जितनी बड़ी तादाद मेरे पीछे है, अगर मैं फ़्रांस में रहा तो शायद उनके हाथों बच ना सकूं। मुझे भी इसका पूरा ख्याल है। लेसी जेन ग्रोजर के लिए में ये बात आ चुकी है कि रेड स्नेक ने बिल आखिर फिल्म का सौदा तय कर लिया, और अब यकीनन वो ये सोचने पर मजबूर होगी कि तुम्हारा कोई तल्लक रेड स्नेक से ज़रूर था, और तुमने उसे भी झुल दिया, क्योंकि तुम उसे बता चुके थे कि तुम आर्टर डोरल नहीं हो। लेकिन उसके साथ साथ तुम एक्सन ग्रोह के चक्कर में भी आ चुके हो, और दूसरे बहुत से कारनामे तुम्हारे नाम से वाबस्ता हैं। वो लोग ये जानते हैं कि तुमने नहायत कामयाबी से हैडन विलेज के घर से वह फिल्म हासिल की, लैल ब्रोडी को कत्ल किया, वगैरह वगैरह। चुनाचा इस सूरत हाल से लेसी जैन ग्रोजर तुम्हारी तरफ से बददिल हो चुकी है, और अब ज़ाहिर है कि यह सूरत हाल शीन को भी मालूम हो जाएगी। चुनाचा दोनों ही के अताब का निशाना तुम बनोगे, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और तुम रेड स्नेक के नुमाइंदे हो। वाह क्या बात है! रेड स्नेक जिंदा भी हुआ तो इस शान के साथ के दूसरे तमाम मुंह देखते रह गए। मेरे दोस्त, कहने को तो मैं तुमसे बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कह सकता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने मेरी नाक ऊंची कर दी, और मैं तुम्हारे इस एहसान का कोई सिला तुम्हें नहीं दे सकता। बहरहाल तुमने फ़्रांस से बाहर जाने की बात की है। बेशक तुम्हें फ़्रांस से बाहर निकाल देना अब मेरा सबसे पहला काम है, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी चाहता हूँ, और तुम इन जकड़ों से मुलव्वस नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ 3 दिन का वक़्त दो, मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतर सूरत हाल तरतीब दे देता हूँ, और अपने इस मिशन से फ़ारिग हो चुका हूँ। और जैसा कि मैंने तुमसे तुम्हारे हिस्से के बारे में कहा, नहीं मिस्टर लैरी किंग, मैंने आप पर मुकम्मल एतमाद किया है। चुनाचा इसका जिक्र आप
बार बार नहीं करेंगे। उसके बावजूद मैं ये चाहूँगा कि तुम्हारी पसंद के मुताबिक किसी जगह तुम्हारा अकाउंट खोलकर तुम्हारा हिस्सा वहाँ मुंतकिल कर दूँ और तुम्हें उस ज़रूरत के वक्त हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो। मेरे पास भी कुछ रकम मौजूद है, बराह करम ये ना पूछिए कि मैंने उसे कहाँ से हासिल किया है। मैं उस रकम को भी उसी हिस्से के साथ मुंतकिल करने का ख्वाहिशमंद हूँ और आपको इस सिलसिले में भी मेरी मदद करना होगी। क्यों नहीं, ये कोई कहने की बात है। लैरी किंग जुनून की दुनिया का इंसान था, लेकिन ना जाने क्यों उसके अंदाज से हमेशा मुझे शराफत टपकती महसूस होती। पता नहीं ये शख्स मुजरम क्यों बन गया था। बहरतौर इन फजूल बातों में सर खपाने का मौका नहीं था और मैंने लैरी किंग को 3 दिन का वक़्त दे दिया और ये 3 दिन लैरी कोइन की सोबत में बहुत ही खुशगवार गुजरे। लैरी किंग की ये आदत थी कि किसी काम में मसरूफ़ होता तो उस वक़्त तक वापस नहीं आता जब तक उसकी तकमील ना कर ले। तीसरा दिन ख़त्म होते ही शाम के तकरीबन 8:30 बजे वो वापस पहुंच गया। अंदाज में थका थका पान नुमाया था। कहने लगा, हम लोगों ने रात का खाना तो नहीं खाया और हम लोग खाने की तैयारियां ही कर रहे थे। लैरी किंग खामोशी से हमारे साथ डिनर में शरीक हो गया। डिनर से फारग होने के बाद उसने तंबाकू नोशी करते हुए कहा, तुम्हारी हदायत के मुताबिक मिस्टर मून, मैंने वो सारी रकम डेनमार्क मुंतकिल कर दी है और जो रकम तुमने मुझे दी थी वो भी, और ये उसके कागजात हैं। और उसने जेब से बैंक के कागजात निकाल कर मेरे सामने डाल दिए, जो मैंने देखे बगैर जेब में ठूंस लिए। लैरी किंग ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया था और मैं उस पर मुकम्मल एतमाद करता हूँ। और उसके बाद उसने एक हवाई टिकट मेरा पासपोर्ट और दूसरे शनाख्ती कार्ड निकाल कर मेरे सामने रखे और मैंने टिकट पर अलबर्ग लिखा हुआ देखा था। गोया लैरी किंग ने मेरे लिए डेनमार्क का सफ़र मुंतखब किया था। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था। जब मेरी निगाह उससे मिली तो मैंने शाने हिलाते हुए से कहा, नहीं मिस्टर लैरी किंग, आपका खदशा बेबुनियाद है। मुझे सिर्फ फ्रांस से निकलना था। वो जगह डेनमार्क होती या कोई और, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। अलबर्ग में तुम्हें हर तरह की आसानियाँ हासिल होंगी। ये फ़्लाइट जिससे तुम सफ़र करोगे सुबह 10:30 बजे अलबर्ग पहुँचेगी और वहाँ पर तुम्हें होटल रोमियो का नुमाइंदा मिल जाएगा। ये 5 स्टार होटल बेहतरीन होटलों में शुमार होता है। रोमियो पहुंचने के बाद तुम इत्मीनान से उसमें क़याम करोगे। हम लोग भी चंद रोज़ के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। वैसे इस दौरान तुम अलबर्ग में जिस तरह चाहो वक्त गुजार सकते हो। अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना। लैरी कोइन मेरे साथ क्यों नहीं जा रही, मैंने सवाल किया। तुम्हारा ये सवाल तवक्का के मुताबिक है। दरअसल मैं बेगर्द इंसान नहीं हूँ और फिर तुमने रेड स्नेक की सरपरस्ती कबूल कर ली है। चुनाचा तुम्हारी सलाहियतों से फ़ायदा ना उठाना भी हमाकत है। मैंने एक ऐसा काम तलाश किया है जिसकी इब्तिदा हमें डेनमार्क से करना होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें डेनमार्क मुंतकिल किया है। बकिया मालूमात के लिए मुझे और कोइन को यहाँ रुकना पड़ेगा। हम इन मालूमात की तकमील के बाद डेनमार्क पहुँचेंगे और फिर वहाँ से अपने काम का आगाज़ करेंगे। रेड स्नेक का दूसरा अहम कारनामा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है डियर मून, और मुझे यकीन है कि इस चंद रोज़ क़याम के बाद तुम तरोताज़ा हो जाओगे। क्या ख्याल है? ठीक है मिस्टर किंग, जैसा आप पसंद करें। और मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, हकीकत ये थी कि लैरी कोइन की गैर मौजूदगी मेरे लिए कोई ख़ास हसीयत नहीं रखती थी, बल्कि एक तरह से ये मेरे हक़ में बेहतर ही हुआ था, क्योंकि मेरे ज़हन में कुछ और ही था। ताहम मैंने यही इज़हार किया कि जैसे लैरी कोइन ना जाने से मुझे कोफत हुई हो। लैरी किंग से तकरीबन 12:30 बजे तक गुफ्तगू होती रही और उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया। अगले दिन अलबर्ग एयरपोर्ट पर मैंने रोमियो के उस नुमाइंदे को नज़रअंदाज कर दिया जिसने मुझसे आकर पूछा था कि जनाब क्या आपका नाम मून है, और मैंने माजरत के अंदाज में गर्दन हलाई और नुमाइंदा सॉरी कहकर वहाँ से आगे बढ़ गया। मैं जानता था कि अगर मैं रोमियो में क़याम करूँगा तो रेड स्नेक की निगाहों में रहूँगा और किसी भी लम्हे वो दोनों बाप बेटी दोबारा मुझ पर मुसल्लत हो जाएंगे। डेनमार्क आ तो गया था, लेकिन अब एक सियाह के सिये से यहाँ वक्त गुजारना चाहता था और उन लम्हात का इंतज़ार करना चाहता था जो मुझे या तो हमेशा के लिए आज़ादी बख्श दें या फिर, और उसके आगे सिर्फ एक बड़ा सा सवालिया निशान था और कुछ नहीं। चुनाचा मैंने वहाँ रुकने की बजाय अपने मखसूस अंदाज में सफ़र शुरू कर दिया और किसी पागल बैल की मानद नाक की सीध में दौड़ पड़ा और नाक की इस सीध ने मुझे ओडेंजे पहुँचा दिया। चंद दिन मैंने ओडेंजे में रहकर कोपनहेगन के बारे में मालूमात हासिल की थी और फिर दूसरी मंजिल कोपनहेगन ही थी। कोपनहेगन पहुंचने के लिए बस का सहारा लेना पड़ा और बिल आकर मैं हसीन शहर में दाखिल हो गया। ये ज़िंदगी अब मेरे लिए अजनबी नहीं रही थी। अमली ज़िंदगी में तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इन हसीन और जमील शहरों और मुल्कों की सैर करूँगा और कुछ इस ज़िंदगी से मुझे मिला हो या ना मिला हो, लेकिन मैंने दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा देख लिया था।
कोपनहेगन किसी ज़माने में एक छोटी सी बंदरगाह थी जिसने एक वसी तजारती मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर ली और ताजरों की बंदरगाह कहलाई। सेंट्रल स्टेशन के साथ ही कोपनहेगन का सदियों पुराना तफरीही पार्क तैवाली है। तैवाली पार्क के सदर दरवाजे पर डेनमार्क का परचम लहरा रहा था और उसके नीचे मुख्तलिफ खिड़कियों के आगे टिकट खरीदने वालों के हजूम लगे हुए थे। मैंने भी इसमें दिलचस्पी में हिस्सा लिया और करना ही क्या था, चुनाचा मैं भी टिकट खरीद कर बाग में दाखिल हो गया। रात 1:30 बजे मैं तैवाली से बाहर निकल आया और टाउन हॉल के पहलू में जाने वाली सड़क अस्ट्रू गेट पर चल पड़ा। ये सड़क कोपनहेगन में खरीदो फरोख्त का सबसे बड़ा मरकज़ है और सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए मखसूस है। इतनी रात होने के बावजूद यहाँ खूब रौनक थी और नाइट क्लबों में होने वाली खौफनाक वारदातों की तस्वीर आवीज़ा थी, जिन्हें देखकर निगाहें शर्म से झुकी जा रही थी। मैं आगे बढ़ता रहा। अंदाज़ा ये हो रहा था कि यूरोप के दूसरे मुल्कों की निस्बत यहाँ ख़ास तौर से अखलाकी कदरों का कोई गुज़र नहीं। थिएटरों और नाइट क्लबों के सामने तमाशाइयों के हजूम थे और वो उन बेहुदाहुदगियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पियों का मुजाहरा कर रहे थे। एक बुक स्टॉल के करीब मैंने एक दुबली पतली जिसामत और लंबे कद के मालक शख्स को देखा, जिसकी छोटी छोटी आंखें और मखसूस खदोकार उसे जापानी नस्ल का कोई बाशिंदा ज़ाहिर करते थे। बारीक सी चूंच नुमा दाढ़ी और बारीक बारीक मूँछों के साथ उसका चेहरा हमाकतों का गहवारा नज़र आता था। इस तरह शर्मा रहा था जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को सरे बाजार लाकर खड़ा कर दिया गया हो। उसके सामने बुक स्टॉल के पीछे खड़ी 35 साला सेल्स गर्ल उसे दिलचस्प निगाह से देख रही थी और इस मंजर ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली और मैं तफरी अंदाज में आगे बढ़कर उनके करीब पहुंच गया। जापानी खदोखाल के शख्स को शायद मेरी कुर्बत का एहसास हुआ। उसने पलटकर मुझे देखा और झीपे हुए अंदाज में वापसी के लिए मुड़ गया। न जाने क्यों मुझे उस शख्स से दिलचस्पी महसूस हुई थी और मैंने आगे बढ़कर उसके इशारे पर हाथ रखते हुए कहा, इसमें शर्माने की तो कोई बात नहीं। यह जुमला मैंने अंग्रेज़ी ज़बान में अदा किया था। वो झींपे हुए अंदाज में हंसने लगा और फिर बोला, ये सब कुछ कितना अजीब है, कितना अजीब। मगर जापान में तो इससे भी ज़्यादा अजीब बातें होती होंगी और मैंने कभी जापान नहीं देखा। क्या मतलब? मैं कोरिया का बाशिंदा हूँ। मेरा नाम कैरोसा है, बैल करोसा, मगर मेरी माँ जर्मन थी और दोनों ने मुझे अपने इश्तराक से जन्म दिया और मेरी शिनाख्त में खोकर गुम हो गए। वो कुछ ऐसे लहजे में बोला कि मुझे उसके ये अल्फाज दिलचस्प लगे, मिस्टर बैल करोसा, और मैंने उसे मुखातब करते हुए कहा, मैं ये सब कुछ तनहा नहीं देख सकता, बस एक अजीब सी शर्म का एहसास होता है, इसलिए कि तुम्हारी रगों में थोड़ा एशियाई खून मौजूद है। थोड़ा बहुत क्यों, अच्छा खासा कहो। और तुमने अपना नाम नहीं बताया दोस्त। ताल्लुक मेरा भी एशिया ही से है, लेकिन पहले तुम मुझे एक बात बताओ। यहाँ सरेआम रात काफ़ी गुजर चुकी है, ताहम आओ कहीं बैठकर बातें करते हैं। और मैं भी दोस्त बनाने के मामले में बहुत ही अहमक हूँ। अगर कोई खुद ही आगे बढ़कर मुझसे दोस्ती का हाथ मिला ले तब तो ठीक है, वरना मेरी इतनी जुर्रत नहीं होती कि मैं खुद। ओहो, वैसे मेरा नाम मून है मिस्टर कैरोसा। और हम दोनों एक छोटे से रेस्तोरां में जा बैठे। कैरोसा ने काफ़ी तलब कर ली और वैसे भी रात गुजारी के लिए तन्हाई मुनासिब थी। उसने हंसते हुए कहा कि सुना है यहाँ के नाइट क्लब, क्या तुमने बाहर लगी हुई तस्वीरें देखी? तुम्हें इन तस्वीरों से क्या दिलचस्पी महसूस हुई? मैंने सवाल किया। नहीं बस, और मैंने ये सब कुछ बहुत कम देखा है। देखता हूँ तो अजीब सा एहसास होता है, लेकिन मैंने झगड़ों में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहता। मेरी कंपनी ने एक ख़ास किस्म काम से मुझे कोपनहेगन भेजा है और उसकी तकमील में मुझे कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोपनहेगन की तफरीहात में तनहा तो हिस्सा नहीं ले सकता। वैसे क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता मिस्टर मून कि हम दोनों दोस्ती कर लें? देखो, तफरीहात में गंदगी का मैं भी कायल नहीं और तुम भी एशियाई हो। हम दोनों की अच्छी गुजरेगी। वैसे भी काफ़ी दिन तक कोपनहेगन में रहूँगा। तुम अगर मेरा साथ दो तो मुझे खुशी होगी। मेरे होटल मेरे पास डबल रूम है, अगर तुम पसंद करो तो। मैंने फ़ौरन इस मौके से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला कर लिया और उसकी दोस्ती कबूल कर ली। बैल करोसा दिलचस्प आदमी था और उसकी बातों में कभी कभी गहरा फ़लसफ़ा झलकने लगता और जिससे यह एहसास होता कि वह बहुत काबिल आदमी है। और कभी उसके अंदाज में ऐसी बचगाना मासूमियत पैदा हो जाती कि उसकी शख्सियत मज़का खेज लगने लगती। वैसे इत्तफ़ाक़िया दराफ़त थी, चुनाचा हमेशा की मानद इस बार भी मैंने यही सोचा कि वो गलत आदमी नहीं। सुबह होने में शायद कुछ ही लम्हात बाकी थे जब मैं उसके साथ उसके होटल में दाखिल हुआ। डबल रूम बहुत शानदार था। बैल करोसा ने गुसल खाने की तरफ बढ़ते हुए, मैं बस 2 मिनट में बाहर निकल आता हूँ और उसके बाद तुम चाहो तो गुसल कर लेना।
वैसे क्या तुमने यहाँ कोई कमरा नहीं हासिल किया? अभी तक नहीं। तैवाली पार्क की दिलचस्पियों ने मुझे खुद में गुम कर लिया था और मैंने यही सोचा कि दिन की रोशनी में अपने लिए क़यामगाह तलाश करूँगा। वो हंसता हुआ गुस्लखाने में दाखिल हो गया और फिर थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकता हुआ बोला, लेकिन वक़्त ने दिन की रोशनी से पहले ही तुम्हें तुम्हारी क़यामगाह तक पहुँचा दिया। और उसने अंदर मुँह करके दरवाज़ा बंद कर लिया। ये अल्फाज वो बाद में भी अदा कर सकता था, लेकिन यही उसकी मासूमियत थी। और मैंने कमरे का जायज़ा लिया और जूते उतार दिए और अपने लिबास को आसान करने लगा। फिर जब बैल क्रोसा वापस आया तो मैं गुस्लखाने में दाखिल हो गया। हम सुबह तक खाते पीते रहे थे, इसलिए नाश्ते की गुंजाइश नहीं थी। उसने गुस्ल के बाद मुझसे नाश्ते के बारे में पूछा तो मैंने उससे इनकार कर दिया। मैं खुद भी कुछ खाने के मूड में नहीं हूँ, चुनाचा से उम्दा और कोई तरकीब नहीं हो सकती कि हम कमरा बंद करके सो जाएं। और उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर जा लेटा। न जाने कब नींद आ गई और न जाने कब जागा तो बैल क्रोसा कमरे में मौजूद नहीं था। मेरी निगाहें गुस्लखाने की जानब उठ गई, लेकिन वहाँ भी खामोशी थी। फिर मैंने दरवाजे की जानब देखा, दरवाज़ा खुला हुआ था। ना जाने क्यों मेरे ज़हन में एक अजीब सा ख्याल आया और मैंने फुर्ती से अपने सामान को देखा। मेरे कागजात वगैरह जूं के तूं थे और ऐसी कोई चीज़ गुम नहीं थी जो मेरे लिए बासे तशवीश होती। मैं होटल से बाहर निकल आया और पैदल सड़क पर चलने लगा, लेकिन अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था कि दफ़तन चंद अफराद मेरे करीब पहुंच गए और उनमें से एक ने मेरी कमर पर कोई चीज़ होते हुए कहा, सड़क बेशक भरी पड़ी है, लेकिन अगर सलेंसर लगे रिवाल्वर की नाल से 3 गोलियां निकल कर तुम्हारे दिल में प्यूसत हो जाएं तो ज़ाहिर है कि तुम लोगों को ये बताने के लिए ज़िंदा नहीं रहोगे कि तुम पर गोली किसने चलाई। हम लोग आसानी से मुंतशिर हो जाएंगे और चौंका फायर कोई आवाज़ नहीं होगी, इसलिए लोग सिर्फ उस वक़्त तक तुम्हारी तरफ मतवज्जा होंगे जब तुम्हारा खून उबलता हुआ बदन ज़मीन पर तड़प रहा होगा। वाह, और तुम तो एक अच्छे खासे मुफ्कर मालूम होते हो। एक ऐसा खाका तुमने मेरे सामने पेश किया है जो हकीकत से बहुत करीब है। लेकिन अगर मेरे दोस्त और मेरी गोलियों से बचना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? सिर्फ सड़क पार करनी होगी, लेकिन खामोशी के साथ। उस शख्स ने भी मुस्कुराते हुए इसी तरह दोस्ताना अंदाज में कहा था कि जैसे मुझे किसी हसीन लड़की के बारे में बता रहा हो। मैंने खुश होकर कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं, ज़िंदगी बचाने का इतना आसान नुस्खा। लेकिन सड़क अबूर करने के बाद मुझे पता चला कि यह नुस्खा इतना आसान नहीं था, क्योंकि स्याह रंग की वह मर्सिडीज़ दरवाज़ा खोले हुए मेरे इंतज़ार में थी और जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा हुआ था। कम वक्त 3 आदमी पिछली नशस्त पर मेरे साथ लग गए और चौंका उनका हजम अच्छा खासा था, इसलिए मेरा जिस्म सैंडविच बन गया। चौथा आदमी ड्राइवर के बराबर दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। ड्राइवर ने मर्सिडीज़ आगे बढ़ा दी और मैं गहरी गहरी सांसें लेता हुआ और फिर मैंने अपने बाएं तरफ बैठे हुए शख्स से कहा, सैंडविच के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मजबूरी है, उसने मुंह सकेट कर कहा। नहीं, सैंडविच कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक अच्छी खासी चीज़ है जिसे बेवक्ती ज़रूरत। बकवास बंद करो। अगर तुम हमारी तवज्जो अपनी जड़ मबजूल कराना चाहते हो तो इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे तुम सब की शक्लें इंतहाई मनहूस हैं। कौन से मुल्क से ताल्लुक़ है तुम्हारा? मैंने कहा और मेरे दाएं समत बैठे हुए शख्स ने ज़रा सी कोहनी ऊपर उठाकर मेरी पिसली में चबो दी। हाथ था कि फौलाद का टुकड़ा और मुझे खासी तकलीफ़ हुई थी। उसने कहा कि आराम से बैठो, हमें बकवास पसंद नहीं। कमाल है, ना तुम्हें सैंडविचेस पसंद है ना बकवास। और मैंने ठंडी सांस लेकर कहा और फिर आराम से बैठ गया। लेकिन ये आराम मेरे लिए कितना तकलीफ़दा था मैं ही जानता था। मैंने सड़कों के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि कोपनहेगन की सड़कों से मैं बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था। न जाने कितनी बार दाएं और बाएं घूमने के बाद कार एक इमारत में दाखिल हो गई जो बाहर से काफ़ी हसीन नज़र आ रही थी। इमारत में दाखिल होने के बाद कार रुकी और जब मुझे बाहर निकाला गया तो मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ठहरो, पहले मैं अपना जिस्मानी जिसामत बहाल कर लूँ और उसके बाद तुम लोगों के साथ आगे बढ़ना मुनासिब होगा, मैंने कहा। लेकिन पीछे से मुझे कॉलर पकड़ कर धक्का दे दिया गया और मैं ऊंधे मुंह गिरते गिरते बचा। समझ में नहीं आ रहा था कि इन 5 मुसीबतों को कौन से रजिस्टर में दर्ज करूं। ताल्लुक़ किससे है, क्यों मुझे यहाँ लाए हैं, अभी कुछ नहीं मालूम था। सर पर मक्खी बिन बना रही थी, वही बदबख्त मक्खी जो मुझे मेरी तकदीर के आने वाले तारीकी का पता देती थी। हाँ, ये हकीकत ही थी। और जब भी किसी जाल में फंसता था ये आवाज़ ज़रूर सुनाई देती थी, मक्खी की सी बिन बनाहट। लेकिन आज पहली बार मैंने ये बिन बनाहट महसूस की थी।
मुमकिन है कि कोई मक्खी नाक के रास्ते में दिमाग में घुस गई हो और जब भी मैं मुसीबत का शिकार होता हूँ और ख़ुद भी अताब में गिरफ्तार हो जाती है और उस वक़्त वो कर्ब से बिन बनाती हो या मेरे दिमाग में लगे हुए किसी रडार का कमाल था, ये जो मुझे आने वाले ख़तरात का पता देता था। बहरतौर मैं इसी बनबनाहट के साए में उनके साथ इमारत के अंदर दाखिल हुआ और फिर जिस कमरे में मुझे पहुँचा दिया गया उसका मंजर देखकर मेरी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। सामने एक कुर्सी पर बदबख्त बैल क्रोसा बंधा हुआ था और उसके चेहरे पर मुर्दरी सी छाई हुई थी। दिल चाह के पाँव से जूता उतार कर उस पर पल पड़ूं। लानत है कि इस कुत्ते पर अगर जनखों की तरह बुक स्टार पर लगी हुई तस्वीरों को देख कर ना लचक रहा होता तो भला इस तरह की उसकी तरफ मुतवज्जा होता। क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे उसके गधे के से दोस्ती गांठता और उसके साथ ही क़याम करता। मुझे यकीन हो गया कि मेरी ये गिरफ़्तारी भी बैल क्रोसा की गिरफ़्तारी के बाद का नतीजा है। गोया असल जुर्म बैल क्रोसा का था और फंस मैं गया। मुझे लाने वालों ने मेरे साथ भी वही सलूक किया जो बैल क्रोसा के साथ किया था। कम वक्त इतने खुरदरे और सख्त मजाज थे कि कुछ कहने की जुर्रत नहीं हो रही थी। उस आहनी शख्स की ओहनी कोहनी मुझे याद थी जिसने उसे मेरी पिसलियों में घुसेड़ कर सुराख करने की कोशिश की थी। यकीनन उनके हाथ पांव भी इतने ही मजबूत होंगे और अगर मेरी किसी बात पर नाराज़ होकर उन्होंने अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर दिया तो नतीजा क्या होगा। चुनाचा मैंने खामोशी से अपने आप को बैल क्रोसा की कुर्सी के साथ लगी हुई कुर्सी से बंधवा लिया। बैल क्रोसा के चेहरे पर अजीब से सार नजर आ रहे थे। बांधने वाले मुझे भी बांध कर कमरे से बाहर चले गए। तो ये बात थी, मैंने गुरह हुए लहजे में कहा, लेकिन बैल क्रोसा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से सामने देखता रहा था। अगर मुझ पर यह अताब तुम्हारी वजह से नाज़िल हुआ है बैल क्रोसा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तो ये सोचकर यहाँ दाखिल हुआ था कि अब ज़िंदगी की मुसीबतों से निजात पा चुका हूँ, लेकिन बैल क्रोसा कुत्ते और तेरी वजह से मुझे भी फंसना पड़ा। मैं पूछता हूँ कि मामला क्या है, किस मुसीबत में गिरफ़्तार है तू? क्या लेकर भागा था उन लोगों का? और खुदा तुझे गारत करे, खुदा करे कीड़े पड़े तेरे, अरे तू मर जाए अल्लाह करे। और मैं दांत किलकिला कर उसे उर्दू में कोसने लगा, लेकिन ज़ाहिर है कि उर्दू बैल क्रोसा की खोपड़ी के ऊपर से गुजर रही होगी। चुनाचा उसने मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना था, बल्कि यूँ लगता था जैसे उसने मेरी अल्फाज सुने ही ना हो, बल्कि यूँ भी लगता था जैसे उसे मेरी यहाँ आमद का इल्म ही ना हुआ हो। उसकी इस बेनियाजी ने मुझे और मुश्किल कर दिया और मैंने दांत पीसते हुए कहा, बदबख्त आदमी, कम अज़ कम मुझे सूरत हाल से तो आगाह कर दे। तेरी ही वजह से मैं भी मुसीबत का शिकार हुआ हूँ और मुझे ये तो बता दे कि तो कोई मुजरम है और पुलिस के कब्ज़े में है या कोई और मसला है। क्रोसा ने मेरी तरफ देखा ही था कि दफतन दरवाज़ा खुला और चंद अफराद अंदर दाखिल हो गए। उनमें से एक तवील कामत गैंडा था जिसका वज़न 300 पाउंड बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा ही होगा। सर के बाल गायब थे और सर पर जगह जगह गोमर से उभरे हुए थे। दूसरा एक दरमियानी जिसामत का आदमी था। तीसरे की शख्सियत में सबसे नुमाया चीज़ उसकी नाक थी जो तोते की चूंज की तरह खम खाकर उसे पूरे चेहरे पर फैल गई थी। और चौथा एक पिस्ता कामत था। उनकी उम्र 30 और 40 के दरमियान होगी। उन्हें देखकर बैल क्रोसा के चेहरे पर खौफ के आसार नज़र आने लगे और वो मेरी तरफ मतवज्जा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने क्रोसा को कुर्सी से खोल लिया और उसके बाद उन्होंने उसका लिबास तार तार करके उसके बदन से उतार दिया। गालिबन लिबास उतारने के लिए उसे खोला गया था, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद उन्होंने उसे कुर्सी के साथ बांध दिया और फिर दफतर मेरी आंखें बंद हो गई। हालांकि हज़ारों वोल्ट के बल्ब का रुख मेरी जन्म नहीं था, लेकिन मुझे यूं ही महसूस हुआ था जैसे तारीकियों में सूरज उभर आया हो। चांदी जैसे चमकते हुए प्याले में ये इंतहाई ताकतवर बल्ब सहरा की दोपहर में सूरज की मदद मालूम हो रहा था और कमरे की फ़िज़ा में तपश सी पैदा हो गई थी। रोशनी की किरणें रेत के ज़र्रों की तरह आँख में चुभ रही थी और आंखें बंद करने या खोली रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और उसका रुख बैल क्रोसा की जानब था और बैल क्रोसा बुरी तरह गर्दन पटक रहा था। तब उनमें से एक ने आहिस्ता से उससे सवाल किया कि अभी तुम अपनी ज़ुबान बंद रखोगे बैल क्रोसा? जवाब में बैल क्रोसा ने एक नहायत ही बदबूदार गाली उन्हें दी और उसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से अपने पाँव से जूता उतार कर झटक दिया। और पहला जूता तो बेमकसद रहा, लेकिन दूसरा बल्ब में जा लगा और छिनाके के साथ बल्ब टूट गया। वो लोग तेज़ रोशनी से गहरी तारीकी में आ गए थे, इसलिए वो भी अंधे हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने रोशनी कर दी जो कमरे में दूसरे बल्बों की थी और उसके बाद बैल क्रोसा के पाँव भी बांध दिए गए। लेकिन इस हरकत के जवाब में उन्होंने बैल क्रोसा के साथ कोई तशद्दुद की कार्रवाई नहीं की थी। चंद लम्हात खामोशी रही और वो लोग बैल क्रोसा को घूरते रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद
उतनी ही कुव्वत का दूसरा बल्ब लाकर उस प्याले में लगा दिया गया और उसकी रोशनी बेलक्रोसा के सामने कर दी गई। मैंने गड़गड़ाते हुए अंदाज में कहा, दोस्तों, अगर तुम मुझे इस शख्स का साथी समझते हो तो ये तुम्हारी हमाकत है और तुम इससे पूछ लो, और अगर इस बात पर यकीन ना करो तो मुझ पर यकीन कर लो। मैं तो एक गैर मुतल्लक आदमी हूँ। बदकिस्मती के पिछली रात मेरी से मुलाकात तवाली में हुई थी और वहाँ से इसने मुझे अपने साथ रहने की दावत दी। चौंका मैंने किसी होटल का इंतखाब नहीं किया था, इसलिए मैं उसके साथ, और मैं इतना ही कहा था कि उनमें से एक ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया और फिर मुझे खामोश रहने की तलकीन की गई। मैंने बिलबिलाए हुए लहजे में कहा, ज़ाहिर है कि तुम जैसे कुत्ते मेरे साथ यही सलूक कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मेरी बड़बड़ाहट का नोटिस नहीं लिया था और वह फिर बेलक्रोसा की जन्म मतवज्जा हो गए और उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए अपनी बैनाई खो बैठेंगी बेलक्रोसा, और तुम जानते हो कि इस तरह तुम सारी ज़िंदगी दोबारा अपनी बैनाई नहीं पा सकोगे। ये बल्ब इस वक्त तक तुम्हारी आंखों के सामने रोशन रहेगा जब तक तुम अपनी ज़ुबान नहीं खोल दोगे। बेलक्रोसा ने ज़ुबान खोली और कुछ नई किस्म की गालियाँ मेरे इल्म में आई, जो गालबन जर्मन और जापान की किसी ख़ास इश्तराकी कैफियत का इजहार करती थी। लेकिन वो लोग गालियों का बिल्कुल बुरा नहीं मानते थे और उन्हें सुनकर इस तरह पुरस्कून रहते थे जैसे ये गालियाँ उनके कानों के लिए किसी उम्दा टानक की हैसियत रखती हों। फिर वो बेलक्रोसा से वही गुफ्तगू करने लगे और मैंने चीख कर कहा, कमबख्त के बच्चों, अगर गालियाँ सुनने ही की शौक़ हो तो ज़रा मेरी तरफ भी तवज्जो दो। मैं तुम्हें इंतहाई शानदार गालियाँ सुना सकता हूँ और दुनिया की कई ज़ुबानों में। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मेरी कुर्सी का रुख ही तब्दील कर दो। ना जाने क्यों ये बात उनकी समझ में आ गई थी कि एक की बजाय दो अंधे उनके सामने उनके लिए ज़्यादा सूदमंद नहीं होंगे। चुनाचे मेरी कुर्सी का रुख बदल दिया गया। तेज़ रोशनी में कमरे की एक एक चीज़ साफ नज़र आ रही थी और उन कमबख्तों के भयानक साए दीवारों पर लर्ज़ रहे थे। वो बेलक्रोसा से वही एक सवाल दोहराते रहे, लेकिन बेलक्रोसा ने इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं दिया। तब वो उसे वार्निंग देकर वहाँ से चले गए और मैं बेलक्रोसा की अज़ियत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था। वो तेज़ बल्ब की रोशनी में था और अब उसके पाँव भी बंधे हुए थे। गालबन वो कुर्सी जिस पर बेलक्रोसा बैठा हुआ था अपनी जगह फिक्स थी, क्योंकि मैंने बेलक्रोसा के हलक से दाढ़े से निकलते हुए सुनी थी। वो गालबन कुर्सी का रुख बदलने की कोशिश में मसरूफ़ था। तेज़ रोशनी रुख बदलने के बावजूद मेरी आंखों को सख्त तकलीफ दे रही थी, जबकि बेलक्रोसा तो उसकी ज़िद में था। मैंने उन लोगों के कमरे से निकलने की आवाज़ें सुन ली और उसके बाद बेलक्रोसा की जद्दोजहद की आवाज़ें ही महसूस करता रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, बेलक्रोसा, इन लोगों ने मुझे किस सिलसिले में पकड़ लिया है? लेकिन बेलक्रोसा ने मुझे मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। ज़ाहिर है कि उसने उन लोगों के सामने भी ज़िद की थी और शदीद अज़ियतें बर्दाश्त करता रहा था। मेरी बात का जवाब देने के लिए उसे कौन मजबूर कर सकता था, और उसे सिर्फ झंझलाहट होगी इस बात पर कि मैं बिला वजह ही इस चक्कर में शामिल हो गया। जब उसने मुझे काफ़ी सवालों के बावजूद एक बार भी जवाब नहीं दिया तो मैंने खुद ही खामोशी इख्तियार कर ली। बेलक्रोसा के हलक से हल्की हल्की कराहें निकल रही थी और फिर ये कराहें धाड़ों में तब्दील हो गई। फिर वो बुरी तरह से चीखने लगा और वह कह रहा था, हटाओ रोशनी, और ये रोशनी मेरे सामने से हटा दो। मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने चौंक कर गर्दन घुमाई, लेकिन बेलक्रोसा की सूरत नहीं देख सका। अलबत्ता चंद ही लम्हात के बाद मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और फिर वही आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी जो थोड़ी देर कबल इस कमरे में गूंज रही थी। बेलक्रोसा अलग फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, रोशनी बंद कर दो, रोशनी बंद कर दो, खुदा के लिए रोशनी बंद कर दो। फिर दफतन कमरा तारीक हो गया, लेकिन मदम सी रोशनी जला दी गई ताकि आंखें बिल्कुल ही नाकारा ना हो जाएं। वो लोग गालबन बेलक्रोसा को खोल रहे थे और फिर उनमें से वही नरम आवाज़ उभरी, बेलक्रोसा, तुम्हें पहले ही ये बात मान लेनी चाहिए थी। बहरतौर आओ हमारे साथ। तुम जानते हो कि ये दुश्मनी दोस्ती में भी तब्दील हो सकती है। प्यारे भाई, क्या तुम लोग अब भी मेरी बात नहीं सुनोगे और मेरे साथ कोई रहम नहीं किया जाएगा? मैंने कहा और फिर वह जवाब में पलटे हुए और उन लोगों में से किसी ने एक धूल मेरी गद्दी पर रसीद की और उसके बाद वो बाहर निकल गए। मैं तकदीर को कोसने के अलावा और क्या कर सकता था? ये तकदीर ही तो मेरी दुश्मन थी। अब तो उसे कुछ कहना ही बेकार लगता था। खामोशी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा और फिर ना जाने कितना वक्त इसी तरह गुजर गया। मैं बैठे बैठे गनूदगी का शिकार हो गया और उस गनूदगी के आलम में मुझे ये भी पता नहीं चल सका कि कब कौन अंदर आया।
बस बाजू में हल्की सी चुभन महसूस हुई थी और उसके बाद हवास रुखसत हो गए। जब होश आया तो मैंने कुछ अजीब सी सूरत वाली लड़की को बैठे देखा जो शक्ल ही से हौंक लग रही थी। थोड़ी दोनों हाथों पर टिकाए बैठी मेरी सूरत देख रही थी और मैंने ज़ोर से आंखें बींची और सर झटकने लगा। वो दफतन हंस पड़ी। गालबन तुम होश में आने की कोशिश कर रहे हो। मैं संभल कर बैठ गया। मुझे अपने अक्ल में आवाज़ें उभरती महसूस हो रही थी और मैंने हैरत से चौंक कर इधर उधर देखा तो मेरी जहनी कैफियत ख़राब होने लगी। ये तो कोई बाकायदा होटल था, बल्कि उसका डाइनिंग हॉल, क्योंकि बेशुमार लोग मेज़ों पर बैठे खाने पीने की चीज़ों से शुगल कर रहे थे और मैं खुद भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। और वो लड़की, वो अहमक और बेवकूफ़ लड़की मुझे मुसलसल घूरे जा रही थी। गुजरे हुए वाक़यात मेरे ज़हन में ताज़ा हो गए। जिन लोगों ने मुझे इतनी चालाकी से बेहोश करके यहाँ ला बिठाया था वो मामूली हसीयत के मालिक नहीं होंगे। बिला वजह अहमकाना किस्म की जदोजहद करना मुनासिब नहीं। बेहतर यह है कि खुद को संभाल कर अपनी राह लूँ। सामान का वक्त बेलक्रोसा के होटल के कमरे में था और तमाम कागजात वगैरह भी उसी में थे और मैं उसे छोड़कर नहीं भाग सकता था। चुनाचे मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि कम से कम बेलक्रोसा के होटल जाकर अपना सामान हासिल कर लेना चाहिए। लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। अचानक ही तुम्हारा नशा टूट गया, क्या बात है? नशा? मैंने सवाल किया और लड़की फिर बेवकूफ़ों की तरह हंस पड़ी। तब भी मैं भी मुस्कुरा पड़ा था। यूँ करो कि तुम थोड़ी देर बैठी इसी तरह हंसती रहो, मैं बाथरूम से वापस आता हूँ। और उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर मैं उठ गया। बज़ाहिर मेरा रुख बाथरूम की तरफ था जिसे मैंने इस दौरान में देख लिया था, लेकिन उसके साथ ही मैंने निकासी का वह दरवाज़ा भी देखा था जिससे लोग आ जा रहे थे। चुनाचा बाथरूम में दाखिल होने की बजाय मैं तेज़ रफ्तारी से उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और एक पतली सी गली में निकल आया। गालबन ये उस रेस्टोरेंट में दाखिल होने का अकबी दरवाज़ा था। गली को मैंने दौड़ कर अबूर किया और फिर एक सड़क पर पहुंच गया। सड़क पर तकरीबन निसफ फरलांग पैदल चलना पड़ा और फिर एक टैक्सी दौड़ती हुई नजर आई तो मैंने हाथ का इशारा करके उसे रोक लिया और उसमें बैठकर ड्राइवर को उस होटल का पता बता दिया जहां बेलक्रोसा का क़याम था। बेलक्रोसा के बारे में मुझे नहीं मालूम था कि उस पर क्या बीती। उसने रोशनी की अज़ियत से मजबूर होकर उन लोगों को वो रात बताने का वादा कर लिया था जिससे वो मालूम करना चाहते थे। ज़ाहिर है कि उसके बाद उसके साथ अच्छा सलूकी किया गया होगा, बशर्ते कि बेलक्रोसा के ज़रिए उन्हें उनका मकसद हासिल हो गया हो। होटल के काउंटर से मैंने बेलक्रोसा के कमरे की चाबी तलब की और पुरसकून अंदाज में कमरे की जानब चल पड़ा। मेरे ज़हन में यही प्रोग्राम था कि बेलक्रोसा के कमरे से अपने कागजात और अपना सामान लेकर खामोशी से यहाँ से निकल जाऊँगा। कोपनहेगन में रुकना ज़रूरी तो नहीं, कोई भी जगह मेरे क़यामगाह बन सकती है। फ़िलहाल डेनमार्क से निकलने का कोई प्रोग्राम नहीं था और मैंने कमरे के दरवाजे में चाबी लगाई ही थी कि दफतन मुझे अकब से कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो जान निकल गई। पुलिस की वर्दी वैसे ही अब मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी बन गई थी। न जाने कौन कौन से मुल्कों में और कौन कौन से शहर में पुलिस को मेरी तलाश थी। कहीं भी अगर राब्ता मिल गया तो न जान बचानी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। बहरतौर मैंने कमरे का ताला खोल लिया था। ज़रूरी तो नहीं है कि पुलिस वाले मेरी ही तरफ आ रहे हों, लेकिन आंखें बंद कर लेने से बिल्ली नहीं भाग जाती। कमरे के दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था कि पुलिस वाले भी दर्राते हुए अंदर दाखिल हो गए और मैं सहमी हुई फाख्ता की मानद उनकी सूरत देखने लगा। सामने एक गिद्ध जैसी आंखों वाला चालाक पुलिस अफसर नज़र आ रहा था जो शायद आंखों ही आंखों में मुझे फांसी दे रहा था और मैंने घूरती निगाह से उसे देखा तो उसे अपना शिनाख्ती कार्ड निकाल कर मेरे सामने कर दिया। मैंने सर्द लहजे में कहा, इसकी क्या ज़रूरत है अफसर, आपकी वर्दी ही आपकी शख्सियत का इजहार करती है। अफसर ने जल्दी से शिनाख्ती कार्ड वापस जेब में रख लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यकीनन तुम ठीक कहते हो। सॉरी माय डियर, दरअसल मैं तुमसे बेलक्रोसा के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। बराह करम तशरीफ़ रखिए अफसर। खैरियत, बेलक्रोसा मेरा दोस्त है और हम दोनों एक साथ क़याम करते हैं और उसके बारे में आपको क्या मालूम करना चाहते हैं। शरीफ, नेक नफस और शर्मिला आदमी है। उम्र रसीदा होने के बावजूद उसकी फितरत में कौन सी ऐसी खामी नहीं जिसे मुआशरे का जुर्म कहा जा सके। तुम तकरीर बहुत अच्छी कर लेते हो और इसमें अल्फाज भी ठीक ठाक इस्तेमाल कर, लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त बेलक्रोसा को कोई कत्ल कर दे तो उसकी वजूहात तुम्हारे ख्याल में क्या हो सकती है। मैं चौंक पड़ा था और मुझे बेलक्रोसा के कत्ल की इतला मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं तअज्जुब भरी निगाहों से पुलिस अफसर को देखने लगा। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, पुल मेलूडी के नीचे पानी में उसकी लाश मिली है। उसे पुल से नीचे फेंक दिया गया है
اور اس کی موت پانی میں گرنے سے واقع ہوئی۔ پھر پانی کی لہروں نے اسے کنارے پر پھینک دیا اور اس کی جیب سے کچھ کاغذات برآمد ہوئے ہیں جن سے پتہ چلا کہ وہ اس ہوٹل میں مقیم ہے اور اس کا نام بیل کروسا ہے۔ ہوٹل سے پتہ چلا کہ تم بیل کروسا کے ساتھ رہ رہے ہو۔ ہمیں بیل کروسا کی موت کی تفصیلات درکار ہے۔ انسپیکٹر کی نگاہوں سے شبہ جھلک رہا تھا۔ دفتر نے میں نے اس کے سامنے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہی ترکیب ذہن میں آئی تھی اور میں نے بیل کروسا کی موت کے سلسلے میں جس قدر شور و غوغا کیا اسے سن کر وہ بھی بکھلا گیا اور بدحواسی کے انداز میں مجھے تسلیاں دینے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بیل کروسا سے میرا کیا رشتہ ہے اور میں نے فوراً ہی ایک کہانی گھڑ کر سنا دی کہ جسے میں نے اسے بتایا کہ بیل کروسا ہی میرا وہ واحد دوست اور سرپرست تھا جس نے مجھے بچپن سے سہارا دیا تھا، اور میں نے انسپیکٹر کو یہ بھی بتایا کہ وہ کاروباری سلسلے میں یہاں آیا تھا اور میں ہمیشہ کی مانند اس کے ساتھ تھا۔ ہم الگ الگ سیر و سیاحت کرتے تھے کیونکہ ہمارے درمیان دوستی ہونے کے باوجود وہ بے تکلفی نہیں تھی جو دوستوں میں ہوتی ہے، بلکہ میں بیل کروسا کو اپنا بزرگ ہی سمجھتا تھا۔ انسپیکٹر نے مجھے بتایا کہ بیل کروسا کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال میں ہے اور مناسب کارروائی کے بعد اگر میں چاہوں تو لاش میرے حوالے کی جا سکتی ہے، اور میں نے روتے ہوئے کہا میں اپنے دوست کی سے جدا ہو چکا ہوں اور اس کی تدفین میں ہی کروں گا، اور اس کے بعد مجھے انسپیکٹر کے ساتھ ہسپتال تک جانا پڑا تھا۔ یہاں میں نے بیل کروسا کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھی، بری طرح مسک ہو چکی تھی، اور میں نے جس قسم کی اداکاری کی ابتدا کی تھی وہ میرے لیے بہت معاون ثابت ہوئی اور تمام ہمدردیاں مجھے حاصل ہو گئی۔ انسپیکٹر نے بعد میں مجھے پولیس اسٹیشن لے جا کر میرا بیان لکھا اور اس کے بعد اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ لاش کے سلسلے میں وہ مجھے میرے ہوٹل ٹیلی فون کر دے گا تاکہ میں لاش ہسپتال سے حاصل کر سکوں۔ ہسپتال میں پوسٹ مارٹم میں ابھی کچھ دیر لگنے والی تھی۔ پولیس اسٹیشن سے میں ٹیکسی کر کے سیدھا ہوٹل پہنچا اور یہاں آ کر میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے اہم کاغذات اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ یہی شکر تھا کہ یہ کاغذات پولیس کے ہاتھ نہیں لگے تھے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرا وہاں رکنا مناسب نہیں، چنانچہ میں چھپتا چھپاتا ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا ہوا سوچتا رہا کہ اب یہاں سے بھی بھاگ نکلنا میرے لیے مناسب ہوگا، لیکن اس وقت میں ایک عمارت کے سامنے سے آگے بڑھا ہی تھا کہ دفتر میں نے ایک کار اپنے سامنے رکتے ہوئے دیکھی، اور یہ کار مجھے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یہ وہی کار تھی جس میں مجھے اغوا کر کے لے جایا گیا تھا، اور نہ جانے ذہن میں کیا سمائی اور میں نے فوراً ہی ایک ٹیکسی کے پیچھے لپکا اور اسے روک دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نیگرو نسل کا تھا اور اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں نے آہستہ سے کہا اس کار کا پیچھا کرنا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گردن خم کی، غالباً ایسے کام اس کے لیے اجنبی نہیں تھے، اور پھر جب کار آگے بڑھی تو ٹیکسی ڈرائیور نے بھی ٹیکسی اس کے پیچھے لگا دی۔ ویسے اس کا تعاقب کرنا کافی مشکل کام ثابت ہو رہا تھا۔ وہ سگنل اور ٹریفک قوانین کے پرواہ کیے بغیر چلے جا رہے تھے۔ کار کئی بار میری نگاہ سے اوجھل ہوئی، مگر ڈرائیور ہوشیار تھا اور اس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ البتہ یہ اندازہ میں لگا چکا تھا کہ کار والوں کو ہمارے تعاقب کا علم نہیں ہو رہا۔ بالآخر وہ ایک عمارت کے سامنے رک گئی اور پیچھے بیٹھے ہوئے دونوں افراد نکل کر عمارت میں داخل ہو گئے۔ ڈرائیور چند لمحات انتظار کرتا رہا اور پھر کار لے کر وہاں سے آگے بڑھا، اور مجھے اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں اس عمارت کا جائزہ لوں یا صرف ڈرائیور سے صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ ڈرائیور کی رفتار کافی تیز تھی، لیکن نیگرو ٹیکسی ڈرائیور سڑکوں کا بادشاہ تھا۔ چنانچہ دوسرے ہی موڑ پر اس نے اس گاڑی کو جا لیا اور ایک بار پھر وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ مجھے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس پروگرام سے یہاں سے کہیں فرار ہونے کی کوشش کروں گا اور لگ گیا تھا ان لوگوں کے پیچھے۔ بظاہر اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، بس سنکی سوار ہو گئی تھی، اور کیوں نہ سوار ہوتی۔ میرا ذہن جس حد تک پراگندہ ہو چکا تھا اور اس کے بعد کسی کا تعین میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ جب تقدیر اپنی مرضی سے مجھے گھوڑے کی طرح دوڑا رہی تھی، کبھی کبھی اس گھوڑے کا خود بھی دوڑنے کو جی چاہ سکتا ہے، اور اس وقت یہی کیفیت تھی۔ گاڑی ایک جگہ کھڑی ہو گئی اور میں ٹیکسی میں بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ ڈرائیور نے سوالیہ نگاہ سے مجھے دیکھا تو میں نے چند کرنسی نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیے، اور یہ اتنی مالیت کے تھے کہ اس کے بعد ڈرائیور کو مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئی، اور اس نے اطمینان سے اپنے سر پر پہنا ہوا کیپ چہرے پر ڈھک لیا اور اس کے نیچے سے بولا، جب بھی میری ضرورت ہو جناب، صرف انگلی سے آہستہ سے کھٹکھٹا دیجیے اور یوں سمجھیے کہ میں ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ ڈرائیور خاموشی سے تقریباً 1 گھنٹے تک وہاں رکا رہا، اور پھر جب اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تو میں نے ٹیکسی ڈرائیور کے کندھے کو ہلکا سا اشارہ کیا اور فوراً سیلف لگا کر اور ٹیکسی اسٹارٹ ہو گئی۔ نیگرو ڈرائیور بہت مستعد تھا اور واپسی میں یہ کار اس جگہ پہنچی تھی جہاں اس نے ان دونوں افراد کو چھوڑا تھا۔ ڈرائیور نے کار ایک جگہ پارک کی اور اس میں دراز ہو گیا۔
अजीब हमाकत की बात थी, जब यहीं आना था तो बिला वजह इतना फासला तय करके कहीं और जाने की क्या ज़रूरत थी। मैं खामोशी से इंतज़ार करता रहा और जब उस इंतज़ार से मुझे थकन होने लगी तो मैं नीचे उतरा और अब कुछ करना चाहिए और मैं अपनी कार से आगे बढ़कर टहलता हुआ उस कार के करीब जा पहुंचा। ड्राइवर इत्मीनान से आराम कुर्सी में दराज था और मैंने फुर्ती से उसका नज़दीकी दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसके साथ ही मैंने उसकी जेब में हाथ डालकर उसका पिस्तौल निकाल लिया। ड्राइवर चौंक कर संभल गया और मैंने पिस्तौल की नाल उसकी पेशानी से लगाते हुए कहा, अगर कुछ करने की कोशिश की दोस्त तो इस कार की खूबसूरत कवर तुम्हारे खून से रंगीन हो जाएंगे, क्या समझे। मगर तुम आगे बढ़ो और यहाँ से आगे बढ़ जाओ। हमारी बकिया गुफ्तगू इस जगह से हटकर होगी, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है उस पर ज़रा तवज्जो रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मिशन अधूरा रह जाए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और उसके हाथ स्टीयरिंग पर लड़ रहे थे, ताहम स्टीयरिंग उसके कंट्रोल में था और मैं सड़क के दोनों तरफ निगाहें दौड़ा रहा था। थोड़ी देर के बाद हम एक वीरान सड़क पर आ गए, यहाँ ट्रैफिक ना होने के बराबर था और मैंने ड्राइवर से कार एक तरफ रोक देने के लिए कहा और उसने कार रोक दी। मुझे पहचानते हो ड्राइवर, और मुझे अगवा करने वालों में तुम भी शामिल थे। और मैंने कहा। ड्राइवर ने कुछ काउंटर पर ज़बान फेर कर सहमी हुई निगाहों से मुझे देखा। तुम्हारे और भी साथी थे और मैं उन्हें भी पहचानता हूँ। अगर तुमने सच बोला तो मुमकिन है तुम्हारी जान बच जाए। क्या नाम है तुम्हारा? यंग, ड्राइवर ने फंसी आवाज़ में कहा और फिर बोला, मगर मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूँ जनाब। आप खुद समझ सकते हैं कि मुलाजमों को जो कुछ पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो, और इसके अलावा और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जनाब फरमाइए। और वह हकलाए हुए लहजे में बोला, बैलक्रोसा से तुम लोग क्या मालूम करना चाहते थे? बैलक्रोसा? मैं तो किसी बैलक्रोसा को नहीं जानता। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ होटल में रहता था और जब मुझे अगवा करके वहाँ पहुँचाया गया तो वो वहाँ मौजूद था। ओहो, और मैंने उसका नाम भी नहीं जानता। लेकिन देखो ड्राइवर, अगर तुम वाकई ड्राइवर हो तो इस वक्त तुम्हारे हक़ में बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी बचाओ। बाकी अगर तुम मौत का मज़ा चखना चाहते हो तो ठीक है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। आप यकीन कीजिए जनाब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मेरी हैसियत ड्राइवर से ज़्यादा कुछ नहीं। मालकान क्या करते हैं और उनका मकसद क्या है, भला ये बात किसी ड्राइवर को बताई जा सकती है? आप खुद ही फैसला कर लीजिए। मैं गहरी नज़रों से ड्राइवर का जायज़ा लेता रहा। पता नहीं कम वक्त सच बोल रहा था या झूठ, और उसका कोई अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। वैसे ये सब कुछ असरारी तौर पर ही हुआ था। या तो मुझे बैलक्रोसा की मौत ने असर किया था या फिर कोई संग के जहन पर सवार हो गई थी। भला मुझे क्या पड़ी थी कि इस सिलसिले में छानबीन करता। दफतन एक अजीब सा एहसास हुआ और अपनी इस फितरत का अंदाज़ा मुझे खुद ही होने लगा, और मैंने अपने तौर पर कुछ सोचा कि आज तक यही हुआ है कि मैं मुसीबतों से भागता रहा हूँ और मुसीबतें मेरा ताक़ब करती रहीं। अब मैं इन उलझनों से भागना नहीं चाहता, बल्कि खुद ही उलझनों के हजूम में घुसकर अपने लिए आगे की राहें खोलने को जी चाह रहा है। और ये तरीक़ेकार बुरा नहीं। देखता हूँ कि ये हालात कब तक मेरा ताक़ब करते हैं और अब मैं खुद इनका ताक़ब करूँगा। चुनाचा शायद यही तस्वर लाशौरी तौर पर मुझे ड्राइवर के पीछे लगा लाया। सहमा व ड्राइवर मेरी सूरत देख रहा था और दफतर ने मैंने अकब से किसी कार के ब्रेकों की चरचराहट महसूस की और उछल पड़ा। नीले रंग की एक छोटी सी कार थी और जिसका दरवाज़ा खोलकर एक लड़की बाहर निकल आई। स्याह स्कर्ट और सर्फ ब्लाउज में मलबूस थी। चेहरा कुछ अजीब सा लगा था, लेकिन दिलकश खदोखाल की मलक थी। ना जाने क्यों ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ और एक लम्हे के बहुत से कम हिस्से में वो हमारे सर पर पहुंच गई। पीछे हट जाओ और तुम्हारा इन मामला से कोई तलक नहीं, उसने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा। और मैं बेख्तियार पीछे हट गया क्योंकि उसके हाथ में दबे हुए नन्हे से पिस्तौल को मैंने देख लिया था। लड़की ने आगे बढ़कर पिस्तौल की नाल ड्राइवर की पेशानी पर रख दी और उसका गिरबान पकड़कर उन्हें पूरी कुव्वत से बाहर खींच लिया। ड्राइवर ऊंधे मुंह नीचे आ पड़ा था और उस नाजुक अंदाज से लड़की के बदन में ये कुव्वत देखकर मैंने खेत अंदाज में गर्दन हिलाई थी। उसके चेहरे से अजीब सी सफाकी टपक रही थी। पता नहीं कौन है, लेकिन उसके खदोखाल मुझे जाने पहचाने क्यों महसूस हो रहे हैं। ड्राइवर को लड़की ने 2-3 ठोकरें मारकर सीधा कर दिया और फिर पिस्तौल की नाल उसकी पेशानी पर रखकर उसकी जेबों की तलाशी लेने लगी। उसने अपना एक घुटना ड्राइवर के सीने पर रख दिया। ड्राइवर ने कोई जद्दोजहद नहीं की थी। लड़की ने सरसरी अंदाज में उसके बगली होलिस्टर को चेक किया, लेकिन ड्राइवर का पिस्तौल तब मेरे पास था। लड़की को कुछ नहीं मिला। मैं अगर चाहता तो लड़की को रोकने के लिए पिस्तौल का सहारा ले सकता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो है कौन। लड़की ने ड्राइवर को एक बार फिर गिरबान से पकड़कर खड़ा कर दिया और उसे धक्का देकर अपनी कार की जानब बढ़ने लगी, और फिर उसने ड्राइवर को कार की सीट पर बिठाया और खुद स्टीयरिंग पर बैठ गई।
पिस्तौल का रुख बड़ी चालाकी से उसने ड्राइवर की तरफ रखा था। कार स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई, लेकिन मुझे शदीद हैरत थी। लड़की ने इस दौरान मुझे इस तरह नज़रअंदाज किया था जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। हालांकि पिस्तौल मेरे पास मौजूद था, लेकिन ऐसा एहसास होता था जैसे लड़की जानती है कि मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। नीली कार निगाहों से उजड़ होने वाली थी कि मुझे होश आ गया और दूसरे लम्हे में उस कार की जानब झपटा जो उन लोगों की थी और जिसे यहीं छोड़ दिया गया था। कार के इग्निशन में लगी हुई चाबी साफ नजर आ गई और मैंने फुर्ती से कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और दीवानों की तरह ड्राइवर करता हुआ बिल आखिर उस कार को पा लेने में कामयाब हो गया और वह बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। अतराफ में और कोई ट्रैफिक नहीं था और मैं तेजी से ताक़ब करता हुआ एक ऐसी जगह आ गया जो मज़ाफ़ाती हो सकती थी। सामने एक मैदान नज़र आ रहा था जहां शहर भर का कूड़ा क्रिकेट लाकर फेंका जाता था। खाली बोतलों और डब्बों से लेकर टूटी फूटी कारों के ढांचे, कार कबाड़, शीशों के टुकड़े और ना जाने क्या क्या वहां पड़ा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की इस तरफ क्यों आई है। बिल आकर उसने एक जगह कार रोक दी और मैं शदीद हैरान था। लड़की को बहरहाल ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं उसका ताक़ब कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ मतवज्जा ही नहीं हो रही थी। और फिर मैं अपनी कार उसकी कार से 10 गज के फासले पर होकर नीचे उतर आया। मैं पिस्तौल में हाथ लिए उस कार की छत पर जिससे मैं यहाँ तक पहुँचा था कोहनी रखकर खड़ा हो गया। लड़की ने ड्राइवर को यहाँ कार से नीचे उतार लिया। कम वक्त ने दिमाग ख़राब करके रख दिया था। ना जाने क्यों उसे मेरी तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वो खामोशी से ड्राइवर को देखती रही और ड्राइवर खुश होंठों पर जुबान फेरता रहा। बेहतर यह है कि तुम अपनी ज़ुबान खोल दो, तुम्हें ज़ुबान खोलनी पड़ेगी। और अगर आप यकीन करें मिस, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता। अभी वो साहब भी मुझे इसके बारे में पूछ रहे थे, मगर मैं तो बेगुनाह हूँ और मैंने तो उसे नहीं मारा। मैं तो बस ड्राइवर की हैसियत रखता हूँ। वो क्या करते हैं और उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, ड्राइवर ने गड़गड़ाते हुए कहा। लड़की गहरी निगाहों से उसे देखने लगी और फिर उसने कहा, इन तीनों के बारे में मुझे बताओ और उनके नाम क्या है। ड्राइवर ने 3 नाम दोहरा दिए और मेरी समझ में तो नाम ना आए और ना उनके पते, लेकिन मैं लड़की के सुलगते हुए चेहरे को देख रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह अपने आप पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ हो। उन्होंने उसे क्यों कत्ल किया? उसने आहिस्ता से पूछा। वो मिस्टर बैल करोसा के मिशन के खिलाफ थे और बैल करोसा की सरगर्मियों को रोकना चाहते थे। अब वो कहाँ हैं? मैं नहीं जानता और मैंने उन्हें एक इमारत में छोड़ा था और वहीं से उन्हें लेना था। लेकिन वो साहब, मेरा मतलब है कि वो, और ड्राइवर ने मेरी तरफ इशारा किया और लड़की की निगाहें सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरी तरफ उठी और उसी लम्हे ड्राइवर ने एक तरफ छलांग लगा दी। ड्राइवर की यह हरकत बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। लड़की एक लम्हे में संभल गई और उसने भी ड्राइवर के हक में छलांग लगा दी। ड्राइवर काफ़ी आगे निकल चुका था, लेकिन लड़की ने पिस्तौल की गोली ड्राइवर के दिमाग में उतार दी और उसने सिर्फ एक ही फायर पर इक्तफा नहीं किया था, बल्कि पे दर पे फायर करके उसने अपना पूरा पिस्तौल खाली कर दिया और खूनी निगाहों से दम तोड़ते हुए ड्राइवर को देखती रही। ड्राइवर ने 2-4 बार हाथ पांव मार कर दम तोड़ दिया और मैं उसे पूरे ड्रामे का खामोश तमाशाई बना रहा। लेकिन मुझे शुबा हो गया था कि अब लड़की मेरी तरफ तवज्जो ज़रूर देगी, चुनाचा मुझे अपने बचाव का बंदोबस्त करना था। वो चंद लम्हात वहीं खड़ी रही और फिर वहाँ से पलटी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो लंगड़ा रही है और तब ही मेरी निगाह उसकी पिंडली पर पड़ी जो ज़ख्मी थी और उससे मुसलसल खून बह रहा था। ना जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी का जज्बा उभर आया। या तो ये हमदर्दी का जज्बा था या फिर मेरी शैतानियत जो अब बाकायदा मेरे दिल में सरायत कर गई थी और हर वक्त मेरी निगाहों में ऐश की मुतारफ़ करदा काकटेल घूमने लगती। शायद अब मैं काकटेल का आदी होता जा रहा था और मैंने जेब से रुमाल निकाला और तेज़ी से उसके करीब पहुंच गया। लड़की मुझे देखकर ठटकी और मैंने उसकी पिंडली के ज़ख्म की तरफ इशारा करते हुए कहा, खून बह रहा है और अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं इस पर रुमाल कस दूँ। लड़की रुक कर थकी थकी निगाहों से मुझे देखने लगी और फिर उसने गर्दन खम कर दी। मैंने उसके करीब बैठकर उसके ज़ख्म पर रुमाल कस दिया। ज़ख्म खासा गहरा था और शायद कुछ नसें भी कट गई थी, क्योंकि चंद मिनट के बाद रुमाल खून आलूद हो गया और मैंने लड़की से कहा, अपनी कार की चाबी मुझे दे दो और ये उन लोगों की कार है, इसे यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ से फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारे पाँव की बैंडेज कराना बेहद ज़रूरी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में ममनूनियत के जज्बात उभरे थे और मैंने सहारे के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने अपना सारा बोझ मेरे कंधे पर डाल दिया और उस बोझ से ना जाने क्यों मुझे एक खुशी का सा एहसास हुआ। लड़की शुरू ही से मुझे अपने दुश्मन के सिए से नज़रअंदाज करती रही थी। गोया उसे यकीन था कि मैं जो कोई भी हूँ, कम अज़ कम उसे नुकसान पहुँचाने के दर पे नहीं हूँ।
और मैं कार के करीब पहुंच गया और फिर मैंने उसे एहतियात से ड्राइवर सीट के बराबर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। वापसी के रास्ते में हम दोनों ने कोई गुफ्तगू नहीं की और शहर के एक मखसूस हिस्से में पहुंचकर लड़की ने कहा कि वह उस तरफ हॉस्पिटल है, बराह करम गाड़ी उस तरफ ले चलो। मैंने खामोशी से गाड़ी अस्पताल की जानब मोड़ दी। अस्पताल के खसूसी शोबे में लड़की के जख्म की बैंडेज कराई गई। डॉक्टर ने हमसे कहा था कि इत्तफाकिया तौर पर एक तेज़ धार चीज़ पाँव से टकरा गया जिससे ये गहरा जख्म आया है। डॉक्टर ने कहा कि खून ज़्यादा बह जाने की वजह से नकाहत हो गई है, बेहतर है कि अस्पताल के किसी कमरे में 1 घंटा आराम कर लिया जाए। मैंने लड़की से पूछे बगैर डॉक्टर से कमरे की तफसीलात हासिल कर ली और फिर लड़की को ले जाकर कमरे में लिटा दिया गया। मैं उसकी तीमारदार के CSS के साथ था और हमारे दरमियान अब तक मुसलसल खामोशी थी और उस बात को हम दोनों ही महसूस करते रहे थे, लेकिन किसी ने भी बोलने में पहल नहीं की। जब नर्स लड़की को बिस्तर पर मुंतकिल करके बाहर चली गई तो उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा पड़ी और फिर वो आहिस्ता से बोली, मेरा नाम कैमी करोसा है। वो मुझे लोग मून कहते हैं और मैंने जवाब दिया, मैं जानती हूँ। वो आहिस्ता से बोली, क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा और फिर वो दफतन खुद ही चौंक पड़ा। क्या नाम तुमने बताया था? कैमी करोसा? हाँ, बैल करोसा मेरा भाई था, कैमी ने आहिस्ता से कहा। और अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके खदोखाल जाने पहचाने क्यों महसूस हो रहे हैं और कैमी के चेहरे में बैल करोसा की झलकियाँ मौजूद थीं। मैं अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगा। उसकी आंखों के कोरों से आंसू फूट पड़े और उसने एक सिसकी ली और आहिस्ता से बोली, हाँ वो मेरा भाई था। वो और उसकी आवाज़ सिसकियों में डूब गई। मैं खामोशी से उसे देखता रहा था। अब सूरत हाल मेरे इल्म में आई थी और चंद लम्हात की मुसलसल खामोशी रही। फ़ौरन ही उसे ये सवाल करना मुनासिब नहीं था कि बैल करोसा का मिशन क्या था। बहरहाल मुझे उससे हमदर्दी हो गई थी।